सो स्टूडेंट, मोस्ट अवेटेड जो एग्ज़ाम थी 2021 की नीट की, वो अभी ख़त्म हो चुकी है। और जो सस्पेंस था कि इस साल पेपर इजी आने वाला है या डिफ़िकल्ट आने वाला है, वो भी ख़त्म हो चुका है। पेपर अभी आपके सामने है और उसको एनालाइज करना है, उसको सॉल्व भी करना है। तो कुछ मिक्स रिएक्शन बच्चों में से आ रही है। बच्चों का कहना यह है कि जो फिज़िक्स है काफ़ी लेंदी पेपर था। जी हाँ, ये सही बात है, पेपर लेंदी था और जो एक्सपेक्टेड था प्रीवियस ईयर्स वाला कॉन्सेप्ट की जिसमें थियरी बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी करके फिजिक्स को सॉल्व करना चाहते थे तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत भरा पेपर ये हो सकता है। क्योंकि देखिए, जिसकी सम सॉल्विंग वाली प्रैक्टिस ज़्यादा है, जिसकी न्यूमेरिकल्स वैल्यू न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाली प्रैक्टिस ज़्यादा है, उसके लिए पेपर काफ़ी इजी था। लेकिन हाँ, थोड़ा लेंदी था, ऐसा कुछ बच्चों का कहना है। बट इन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इट वाज लाइक इजी पेपर। फिजिक्स वाज क्वाइट इजी पेपर। थोड़ा सा लॉजिक हमको हल्का सा यहाँ पर लगाना पड़ेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो चलो शुरू करते हैं डिस्कशन के लिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इमर्जेंस फॉर द प्रिज्म, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज √3। तो जैसे ही यहाँ से एक रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है तो वो वैसे के वैसे ही सीधे चले जाएगी। अभी यहाँ पर देखिए मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अगर आप ट्रायंगल के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर देखिए 60 डिग्री होने की वजह से ये पार्ट 30 डिग्री आने वाला है। तो 30 डिग्री, 90 डिग्री और ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो 90 होने की वजह से ये जो एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज 30 डिग्री। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किस मटेरियल में है, तो आपको पता है फॉर्मूला μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ R। तो μ1 मतलब इसको μ1 ले लेता हूँ और इसको μ2 ले लेता हूँ। तो μ1 कितना है, तो √3 है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री विथ नॉर्मल। μ2 जो है तो बाहर एयर है, साइन ऑफ R √3। साइन 30 मतलब 1/2 हो जाता है, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ R। तो यहाँ पर जो बन रहा है हमें साइन R इज इक्वल टू √3/2। तो R की वैल्यू मिल गई मुझे 60 डिग्री। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन से हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। सेकंड अगर बात करें, लेंस ऑफ फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर इज बेस्ट सुटेड फॉर एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है उसका जो पर्पस होता है वो होता है कि दूर की चीज़ें हम लोग क्लियरली देख सके। तो लाइट गैदरिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो भी यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी देखिए ऑप्शन क्या है, ए लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ इमेज, ये तो करेक्ट है। लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव इंश्योर्स बेटर लाइट गैदरिंग पावर, ये भी करेक्ट है। तो लार्ज अपर्चर प्रोवाइड बेटर रिजोल्यूशन, ये भी यहाँ पर करेक्ट ही है। क्योंकि देखिए ना, रिजॉल्विंग पावर जो होता है 1.22 है ना, डायमीटर ऑफ एपर्चर डिवाइडेड बाय लैम्बडा की टर्म में होता है, तो कहीं ना कहीं डायमीटर की टर्म में आता है। तो ये ऑल ऑफ अबव जो होगा इसके लिए बेस्ट सूटेड ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ तो देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये जो कैपेसिटर है, ये कंप्लीटली शॉर्ट सर्किटेड है। मतलब अगर इसका इक्विवेलेंस देखा जाए तो बस ये दो ही कैपेसिटर यहाँ पर काम कर रहे होंगे जो कि पैरेलल में है, तो इनका एडिशन आपका बन जाएगा 2C। तो अभी अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर ये 0.4 जो दिया है, यहाँ पर देखिए कॉलम 1 दिया गया और कॉलम 2 दिया गया। तो यहाँ उनको हम लोगों को मैच दी पेयर्स के हिसाब से बात करना पड़ेगा। जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है, चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वी डी इज इक्वल टू ई टाउ डिवाइडेड बाय एम। ए का मतलब आर आना चाहिए, तो ए का मतलब यहाँ पर देखिए आर आना चाहिए, मैं वैसे लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी देखिए ई इक्वल टू रोजे होता है, ई इक्वल टू रोजे, सो रो इक्वल टू ई बाई जे, मतलब यहाँ पर एस आना चाहिए। रिलैक्सेशन टाइम तो सीधे सीधे पी बन रहा है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। करंट डेंसिटी एन ई वी डी, एन ई वी डी करंट, देखिए करंट का फॉर्मूला होता है एन ई ए वी डी। तो यहाँ पर ए डिवाइड बाय कर दिया करंट को तो करंट डेंसिटी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एन ई वी डी। सो आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू कहाँ पर दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पर सेकंड में दिख रहा है। ठीक है, चलिए। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C एंड रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन सीरीज टू
and source of potential difference V, okay, potential difference across L is 40 ठीक है, C 10 दिया है और यहाँ पर देखिए R जो है 40 वोल्ट दिया है। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, देखिए यहाँ पे बहुत ही मतलब ट्रिक यूज़ किया है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मतलब आई नॉट दिया है, दैट इज 10√2। सो आई आर एम एस जो हम लोग वैल्यू मेजर्ड करते हैं वो आर एम एस वैल्यू होती है, तो ये होती है आई नॉट डिवाइडेड बाई √2, तो आपके लिए आर एम एस वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10 आ जाएगी, ठीक है। द इम्पिडेंस, तो Z जो होता है वो होता है ई आर एम एस डिवाइडेड बाय आई आर एम एस, या फिर पीक के बारे में बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ई नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट भी ले सकते हो आप, जो भी चीज़ चले। लेकिन जो डिवाइस होते हैं जो वैल्यू मेजर्ड की जाती है, जैसे यहाँ पर 40 वोल्ट 10 वोल्ट 40 वोल्ट ये दिया गया, दैट इज आर एम एस वैल्यूज, ओके। जो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर करते हैं हम लोग, दैट इज नॉट पीक वैल्यू वी आर गेटिंग दैट आर एम एस वैल्यू। तो 40 10 और 20, देखिए ई एम एफ जो रिजल्टेंट ई एम एफ होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ई एम एफ अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस ई एल माइनस ई सी दैट ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखिए ई आर जो होगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो ई एल और ई सी है तो ये तो 10 40 माइनस 10 40 माइनस 10 दैट इज 30, इसका स्क्वायर। इसको आउट ऑफ रूट देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके लिए, अगर बात करें यहाँ पर तो √2500 आ जाएगा, मतलब ये आ गया 50। तो आर एम एस वैल्यू आ गई 50 डिवाइडेड बाय आई आर एम एस वैल्यू आ गई है 10, दैट इज इक्वल टू 5। सो ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। उसके बाद में जो क्वेश्चन है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ओके हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर होता है हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। या फिर आपने एक चीज़ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में सारी चीज़ें दी गई है, आपको एक चीज़ पता है, एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर टाइम होता है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू देखिए हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई स्क्वायर। तो यहाँ पर एनर्जी आ जाएगी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो अगर कैपेसिटर के बारे में बात करें तो कैपेसिटर की ये जो प्लेट है, ये प्लेट का एरिया ए है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, तो ये पूरा जो स्पेस हमें बीच का दिख रहा है उसका जो वॉल्यूम आ जाएगा वो ए इंटू डी आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय डी आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर बनता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय डी, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में फिर आते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें देखिए क्या होता है, हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, करेक्ट है, हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेते हैं, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल नहीं होते। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाते हैं हम लोग तो वो स्ट्रेच हो जाता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज वहाँ पर डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ पर होती है। लेकिन परमानेंट में देखिए, इसमें सॉरी पोलर में देखिए, पोलर में परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। फिर देखिए कंसीडर द स्टेटमेंट्स ए एंड बी, ओके। जीनर डायोड, मतलब देखिए ना इस साल वैरायटी में आपको क्वेश्चन पूछे गए, देखिए मैच वाला कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम 1 कॉलम 2 वाला क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट्स 1 स्टेटमेंट 2, मतलब ये टाइप के भी क्वेश्चन थोड़ा ट्रेंडिंग पैटर्न में अभी इस साल आ गया है, तो थोड़ा सा आपको अगले साल के लिए भी तैयारी करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कवर करना बहुत ज़रूरी होगा। ए जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन अ रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, जी हाँ भाई, पर्पज ही इसका वो है, जीनर डायोड का पर्पज ही ये होता है कि उसको रिवर्स बायस में यूज किया जाए ताकि ये वोल्टेज रेगुलेट कर सके, स्टेबलाइज कर सके। पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन पॉइंट 1 टू पॉइंट 3, देखिए भैया यहाँ पर गलत कर दिया, क्यों गलत कर दिया वो बता रहा हूँ मैं। जर्मेनियम अगर मैं लेता हूँ तो उसका जो बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है, और जो सिलिकॉन अगर हम लोग लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्ट तक जाता है, मतलब 0.3 टू 0.7 वोल्ट अगर होता तो ये करेक्ट भी हो जाता। मतलब स्टेटमेंट ए करेक्ट है लेकिन बी जो है इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यस, ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एस from the surface of earth at certain height its kinetic energy is 3 times the potential energy, okay, the height from the surface of earth and the speed of particle at that instant are। देखिए ये मैकेनिकल एनर्जी कॉन्जर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर लीजिए, इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर यहाँ से ये ग्राउंड है, यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को रिलीज़ कर दिया,
तो शुरुआत में उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि देखिए ये एस डिस्टेंस दिया गया है। तो एम जी एस काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस एम जी एस इज इक्वल टू, जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है किसी एक स्पेसिफिक हाइट पर, अभी यहाँ पर है हाइट पर, मान लीजिए इस हाइट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू है, पोटेंशियल एनर्जी यू है, तो इन्होंने क्या बताया है कि काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ बन गया मेरे पास 4u, ये हो गया एम जी एस, राइट। सो u इज इक्वल टू लाइक एम जी एस डिवाइडेड बाय 4, लेकिन हमको देखिए क्या करना है, हाइट निकालना है। तो u कैन बी इक्वल टू एम जी एच इज इक्वल टू, क्योंकि उस हाइट पर है, और ये एम जी एस बाय 4, आपका एम जी कैंसिल हो गया, तो h इज इक्वल टू आ गया s बाय 4। तो s बाय 4, लेकिन ऑप्शन s बाय 4 के काफ़ी सारे हैं, तो ये दिक्कत आ गई, मतलब इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो h आ गया। अभी देखिए क्या होगा, स्पीड निकालना है, क्योंकि यहाँ पर दिया है स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। तो स्पीड कितना, देखिए स्पीड के लिए मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू कितना, तो मुझे पता है उस समय की जो पोटेंशियल एनर्जी थी, मतलब यू थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वाज 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी, और हाइट था उस समय का एस डिवाइडेड बाय 4। देखिए एम कैंसिल हो गया, ये एक 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो अगर v के बारे में बात करते तो ये स्क्वायर रूट पहले डाल दीजिए, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3g और फिर s, और नीचे वाला 2 जो था वो एज इट इज़। तो यहाँ ऑप्शन बन रहा है 1, यहाँ ऑप्शन बन रहा है 1। तो 9 क्वेश्चन जो है उसका आंसर मिल गया 1। चलिए ठीक है, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन 1 ठीक है, ओके। उसी तरीके से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा is incident on photosensitive surface of negligible work function, negligible work function. If m is the mass of photoelectron emitted from the surface has a de Broglie wavelength of lambda d, then बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए क्या होता है, जितना एनर्जी है फोटोन का एनर्जी है एच सी बाई लैम्बडा, जितना एनर्जी है फोटोन का वर्क फंक्शन में निग्लिजिबल है, तो पूरा के पूरा एनर्जी मिल गया काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो जो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो गया उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। लेकिन काइनेटिक एनर्जी को हम लोग पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एम की टर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी को लिख लिया मैंने एच सी बाई लैम्बडा इज इक्वल टू, लेकिन मोमेंटम जो होता है पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्बडा होता है। तो यहाँ दो वेवलेंथ आ गई है, एक तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन थी और दूसरी वेवलेंथ जो अगर बात करें तो डी ब्रॉय वेवलेंथ, तो लैम्बडा डी। तो यहाँ पर एच सी बाई लैम्बडा इज इक्वल टू 1 बाय ट्वाइस एम डाल देता हूँ, और पी स्क्वायर मतलब क्या आ गया, ये एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्बडा डी स्क्वायर, यह आ गया। अच्छा, क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा पूछा गया है, तो देखिए एक h यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम सी डिवाइडेड बाय h और लैम्बडा डी का स्क्वायर। सो लैम्बडा इक्वल टू ट्वाइस एम सी बाई एच लैम्बडा डी का स्क्वायर, ये ऑप्शन होना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए। चलिए फिर देखिए क्या है, effective resistance of parallel connections that consist of 4 wires of equal length and equal area of cross section and same material is 0.25। ओके, तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिया गया है, मतलब 4 रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो 20.25। व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपको एक चीज पता है, आर एस और आर पी, इनका आप लोग रेशो निकालते हो तो ये एन स्क्वायर, ये बहुत ही बेसिक लेवल की थ्योरी है जो आपको किसी भी रेफरेंस बुक में मिल जाएगी। ठीक है, आर एस बाई आर पी इक्वल टू एन स्क्वायर। तो आर एस इज इक्वल टू एन, मतलब 4 वायर्स है तो 4 का स्क्वायर, और आर पी जो था 0.25 इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो ये 16 आ गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 0.24, तो ये 4 ओम आना चाहिए, ये आ गया 4 ओम यहाँ पर। उसके बाद में water falls from the height of 60 meter at the rate of 15 kilogram per second to operate a turbine, right? It losses the losses due to frictional force are 10% of input energy. How much power is generated by turbine? देखिए इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, राइट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो जो आउटपुट मिल रहा है वो ईटा टाइम्स इनपुट मिल रहा है, ईटा कितना है, तो 10% लॉस हो गया, 10% लॉस हो गया, मतलब 90% आपको मिल रहा है आउटपुट। तो 90% मतलब 0.9 मल्टीप्लाई बाय पी इन, पी इन कितना है,
तो यहाँ पर पावर के बारे में बात करें तो mg/s/2, क्योंकि उस हाइट से गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड पर सेकंड। सो mgh डिवाइडेड बाय टाइम अगर बात करें तो यहाँ पर मास डिवाइडेड बाय टाइम ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा किलोग्राम पर सेकंड, ये आ गया। जी अगर बात करें तो चलिए 10 दे दिया इन्होंने, और ये आ गया 60। तो कितना बनता है यहाँ पर देखिए 9 आ गया। सो ये कितना आ जाएगा देखिए 10 मतलब 9 इंटू 15 इंटू 60। तो कैलकुलेशन भैया करना पड़ेगा यहाँ पर। ये 54 50 15 6 यस, तो 8100 तो 88.1 किलोवाट आ जाएगा। 8.1 किलोवाट, 8.1 किलोवाट। ओके, ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस व्हेन मास ऑफ 2 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय इट। ओके, देखिए एक्सटेंशन दिया है, फोर्स दिया गया, क्योंकि टाइम पीरियड में जो होता है t इक्वल टू ट्वाइस बाय रूट ऑफ, जो आपका फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू रूट के बाय एम होता है, तो यहाँ पर एम बाय के आ जाता है, रूट में एम बाय के आ जाएगा। तो मास तो दिया गया लेकिन के नहीं दिया गया, तो के की वैल्यू अगर आप बात करो तो देखिए फोर्स अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो मैग्नीट्यूड में एफ इज इक्वल टू के एक्स, के इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर, तो उसका सेंटीमीटर 10⁻⁻² ऊपर लेके जाओ तो ये आ जाएगा ऊपर इतना, तो ये 200 आ गया। तो देखिए टाइम इज इक्वल टू ट्वाइस बाय स्क्वायर रूट ऑफ मास 2 और डिवाइडेड बाय 200, ये बन रहा है 2 पाई, नीचे 1 बाय रूट 100 आ जाएगा, वो बाहर 10 निकल जाएगा। तो देखिए ये तो 6.28 होता है डिवाइडेड बाय 10, तो 0.628 आ जाएगा, 0.628 आ जाएगा, ये बन गया यहाँ पर। चलिए और देखिए, ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, ट्वाइस n। अगर फ्रीक्वेंसी f है, तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस f होती है और काइनेटिक एनर्जी की भी फ्रीक्वेंसी ट्वाइस f होती है। ये आपको सिंपल लॉजिक है जो SHM में मिल जाएगा। ओके, चलिए, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10⁵ पैरेलल टू द कंडक्टर। ओके, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 दिया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो F इज इक्वल टू होता है QVB साइन थीटा। अभी साइन थीटा कैसे, देखिए वायर में से करंट ऐसे पास हो रहा है, तो अगर आप राइट हैंड रूल यूज़ कर लो तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पेपर में से, वो जो जहाँ से चार्ज पार्टिकल दिख रहा है ना, वहाँ से बाहर आते हुए दिखेगी, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हुए दिख रही है, एंड वेलोसिटी इज देयर। सो साइन, तो अब बात कर लो, साइन 90 आ जाएगा वहाँ पर, तो साइन 91, तो F इज इक्वल टू आ गया QVB। तो F इज इक्वल टू Q कितना है, चार्ज कितना है यहाँ पर दिया गया, इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो 1.6 10⁻⁻19 मैग्नीट्यूड निकालना है। वेलोसिटी जो उसका बन रहा है यहाँ पर 10⁵, और B जो है, तो B के लिए क्या करना पड़ेगा, B इज इक्वल टू μ0/4π ट्वाइस I डिवाइडेड बाय R, ये होता है लॉन्ग कंडक्टर के लिए। तो μ0/4π 10⁻⁻7, करंट यहाँ पर है 5 और ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया, और R जो है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 डाल दिया मैंने यहाँ पर, तो ये कितना बन जाएगा, ये यहाँ पर 0.1, ये ऊपर चला गया, तो 5 10⁻⁻6 आ जाएगा, 5 10⁻⁻6 आ गया, 8 आ गया 10⁻, ये देखिए -1 और ये -20, 8 10⁻⁻20 आंसर इसका होना चाहिए, है ना। इंटरेस्टिंग, ये पहला सेक्शन जो है वो तो काफ़ी इजी जा रहा है, मतलब उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है सॉल्व करते समय, और इंटरेस्टिंग भी है, और काफ़ी हद तक देखिए कोई कन्फ्यूजन वाली कोई भी गुंजाइश यहाँ पर नहीं दी गई है फर्स्ट पार्ट में, एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट पे तो ठीक है। 2 चार्ज्ड स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड बाय वायर्स। ओके, देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज R, ठीक है। देखिए सिग्मा, अगर पोटेंशियल के बारे में बात करें, क्योंकि देखिए 2 स्पेरिकल कंडक्टर जब हम लोग कनेक्ट कर देते हैं वायर से, तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो जाता है, ताकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो पाए, मतलब दोनों का पोटेंशियल यहाँ पर सेम होना चाहिए। अच्छा, पोटेंशियल को अगर बात करें तो K मतलब 1/4π एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाय R होता है। इन टर्म्स ऑफ सिग्मा अगर बात करें तो मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय R कर दो। देखिए चार्ज पर यूनिट एरिया 4π
आर स्क्वायर, तो ये हो गया सिग्मा, ये कैपिटल आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल अगर सेम है तो सिग्मा वन आर वन मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा टू आर टू, सिग्मा वन आर वन मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा टू आर टू। तो यहाँ सिग्मा वन बाई सिग्मा टू बात करें तो यह आ गया आर टू डिवाइडेड बाय आर वन, आर टू डिवाइड बाय आर वन। फिर क्वेश्चन आता है द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एज द होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी टाइप। दो अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर दिए गए हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, लेकिन उनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर भली भांति सेम है। एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम, कंपेयर द करंट इन देम। ये बहुत मतलब अभी अगर आप बात करें तो क्वेश्चन ईजी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल लेवल का है। देखिए अगर एन टाइप में बात करें तो एन टाइप में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, और जो होल वाला कॉन्सेप्ट होता है तो होल मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं से अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन उस होल में आएगा। देखिए क्या होता है, कहीं बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाता है तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इस होल में आ जाएगा, और जहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ है वहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से होल वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो मोबिलिटी के बारे में बात करें तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये मूव करना शुरू कर देता है। एंड पी टाइप में होता क्या है कि कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं से आता है तो वो उसकी जगह ऑक्यूपाई करता है। देखिए मेनली इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, लेकिन विल फील दैट कि लाइक होल इज मूविंग इन दैट स्पेसिफिक डायरेक्शन। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ होल ज़्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो बॉन्ड कहीं ब्रेक हो जाता है या फिर कहीं से इलेक्ट्रॉन आता है तो ही ये करंट फ्लो होता है। तो पी टाइप में जो है मोबिलिटी थोड़ा होल का होता है कम, इलेक्ट्रॉन का होता है ज़्यादा। और वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड होता है तो होल की जगह हम लोग वैलेंस बैंड में दिखाते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंडक्शन बैंड में दिखाते हैं। तो कंडक्शन बैंड पास ऑलरेडी एनर्जी ज़्यादा होती है, समझ रहा है। जो आपने उसके ग्राफ देखे होंगे, एनर्जी ग्राफ और बैंड डायग्राम अगर देखी होगी, तो जब हम लोग पी टाइप के बारे में बात करते हैं तो नंबर ऑफ होल्स हम लोग वैलेंस में बताते हैं, और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कंडक्शन बैंड में दिखाते हैं। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखिए अगर करंट के बारे में बात करें तो करंट इन एन टाइप मस्ट बी ग्रेटर देन करंट इन अ पी टाइप, ये होना चाहिए। हाँ, अगर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता, प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें जितने बॉन्ड ब्रेक हुए तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल होते, तो यहाँ पर ये समान चीज़ चलती कि होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट सेम होता, और इंट्रिंसिक के बारे में होता। यहाँ पर हम लोग दो अलग अलग डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ऑन एन एवरेज इमिटेड बाय सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर व्हेन इट डिलीवर्स द पावर ऑफ 3.3 10⁻⁻3। पावर जो होता है वो होता है n, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, एन एच न्यू का मतलब c डिवाइडेड बाय लैम्बडा। पावर ऑलरेडी दिया है इन्होंने 3.3 10⁻³ इज इक्वल टू n, और h की वैल्यू है 6.6 10⁻34। c होता है 3 10⁻8 और डिवाइडेड बाय लैम्बडा दिया है इन्होंने 600 नैनोमीटर 10⁻⁻9। 3.3 तो यहाँ पर ट्वाइस ये चला गया, और 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पर 100 आ गया। मतलब n की अगर वैल्यू बात करें हम लोग तो n की वैल्यू अगर बात करें तो ये 10⁻⁻³ यहीं से रख देते हैं 10⁻⁻3। ये 100 यहाँ पर डाल देते तो 10⁻⁻1, 10⁻⁻9, 10⁻, ये 8 नीचे से ऊपर आ जाएगा -8, और 10⁻+34 आ जाएगा। मतलब ये आ गया -18 या फिर 17 -18, हाँ +18 आ गया। 10⁻+18 इसका आंसर होना चाहिए, 10⁻+18 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 पर जाते हैं। यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ इसको थोड़ा। हाँ, the half life of radioactive nuclei is 100 hours. Okay, fraction of original activity, तो activity will be remain after 150 hours। तो a/a0 जो होता है वो इसके लिए एक शॉर्टकट है 1/2 पावर स्मॉल t डिवाइडेड बाय कैपिटल T। 1/2 स्मॉल t मतलब जो जनरल टाइम दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है जैसे कि 150 आवर्स, राइट, 150 आवर्स, और टाइम हाफ लाइफ दिया गया है यहाँ पर 100। तो 1/2 ठीक है, 1/2 और 150 यहाँ पर अगर बात करें तो 3/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/√2 है ना।
तो 1/2√2 आ जाएगा, ये आंसर होना चाहिए यहाँ पर। ओके ओके चलिए यहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं। इफ़ E एंड G डिनोट्स द एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन रेशो इज, देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बात करें तो F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होता है। तो G अगर बात करें तो ये फोर्स मतलब न्यूटन, यहाँ पर मीटर स्क्वायर और नीचे आ जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। देखिए मैं क्या करता हूँ, न्यूटन मीटर और किलोग्राम का स्क्वायर कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखिए G इज इक्वल टू के बारे में बात करें, न्यूटन मीटर जो होता है वो एनर्जी से रिलेटेड होता है, तो एनर्जी m डिवाइडेड बाय किलोग्राम का स्क्वायर आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन पूछा गया E/G, तो E अगर E डिवाइडेड बाई G ले लूँ मैं तो किलोग्राम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर आ जाएगा, जो कि होगा किलोग्राम का स्क्वायर मतलब m2 और L1 जो ऊपर आ जाएगा तो L-1 मतलब m2 L-1 और टाइम 0, तो m2 L-1 और टाइम 0 ये होना चाहिए इसका आंसर, m2 L-1 राइट, ये आ गया। फिर देखिए 21, ए न्यूक्लियस विथ मास ऑफ 240 ब्रेक्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स ईच ऑफ मास 120, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रैगमेंटेड न्यूक्लियस 7.6 while the fragment is like 8.5। ओके हाँ, द टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, देखिए यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करें तो चेंज इन एनर्जी अगर बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर बात करें तो कितना है, अनफ्रैगमेंटेड 7.6। तो पहले भी 240 था, बाद में भी 120 के दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया है न्यूक्लियस को, मास नंबर को 120 मतलब 240 ही हो गया राइट। तो 240 इंटू देखिए 8.5 माइनस ये हो गया फ्रेगमेंटेड पार्ट वाला, और अनफ्रेगमेंटेड 240 इंटू 7.6, इसमें से 240 कॉमन निकाल दीजिए, 8.5 माइनस 7.6 ये आ गया 240 इंटू लाइक 0.9, 24 इंटू 9 216, सो 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप बोल सकते हो। ओके यहाँ पर डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है काफ़ी बार बच्चे हम लोग जब डाइपोल स्टडी करते हैं काफ़ी बार तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी करते हैं। यहाँ पर आपने बात एक चीज़, एक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पढ़ी होगी, तो जैसे एक स्पेसिफिक एरिया अगर मैं ले लेता हूँ तो मोर नंबर ऑफ लाइन्स इट पासेस थ्रू द सेम एरिया, तो मोर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस देन लेस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एरिया कंसिडर कर लिया इतना, तो यहाँ से 3 लाइन जा रही है और वही एरिया यहाँ पर मैंने ले लिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही पास होते दिख रही है। इसका मतलब क्या बन रहा है वो समझ लो कि यहाँ पर मोर क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मोर क्राउडेड लाइंस मतलब मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज क्यू पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्ज क्यू पर जो फोर्स जनरेट होने वाला है वो क्यू ई मतलब ये ज़्यादा बड़ा फोर्स होने वाला है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलिए। और माइनस क्यू पर अगर बात करें तो माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कम फोर्स, इसको मैं F1 और इसको मैं F2 इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 बोल देता हूँ मैं, ये आपको समझ रहा है। प्लस क्यू जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, ज़्यादा है, और माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा कि ये पूरा के पूरा सिस्टम, यहाँ पर नेट फोर्स अगर बात करें तो राइट में आ रहा है, तो ये पूरा डायपोल जो है ये राइट में मूव होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने बताया है कि पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा कि जो सिस्टम है वो मूव करने वाली है टूवर्ड्स राइट एंड द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। सो ये 3 ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर, टूवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। 22 का आंसर 3। चलिए फिर देखिए 23, इफ एफ ए एंड टी आर दी चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आप ले लो, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो एक्सेलरेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं डायमेंशन देखिए डिस्प्लेसमेंट
और टाइम पावर -2 के बारे में होता है। तो L1 जो आ जाएगा वो एक्सेलरेशन को A1 ले लेता हूँ और T⁻2 ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये आ गया FAT2 राइट, ये आ गया आपका आंसर इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 24, ए थिक कैरिंग केबल, थिक है, थिक समझ लीजिए इसको, थिक करंट कैरिंग वायर ऑफ रेडियस R एंड करंट I पासेस थ्रू इट, ओके, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए आपने एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ अगर देखा होगा तो एम्पियर सर्किटल लॉ का ही एप्लीकेशन यहाँ पर यूज़ होता है। तो कुछ इस तरीके से होता है जैसे करंट यहाँ से पास हो रहा है, ये आपकी एक्सिस समझ लो। तो शुरुआत में अंदर अंदर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और आउटसाइड अगर बात करें तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो जो अगर बात करें यहाँ तो आपके लिए आंसर आ जाएगा फोर्थ, ये हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन आ गई और यहाँ से इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू R, तो ये आंसर आता है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था। फिर आ गया 25th क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए मैच कॉलम वाला दूसरा क्वेश्चन अभी बन रहा है हमारा। तो RMS स्पीड ऑफ गैस, तो CRMS होता है ये √3/RT/m, मतलब A का मीनिंग आना चाहिए Q। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, तो ये 1/3 रो CRMS² आता है, तो इसको मॉडिफाई करा के ला लिया इसने, तो P। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और यहाँ पर 1 मोल ऑफ डाई एटॉमिक गैस अगर बात करें तो ये 5/2 RT आ जाएगा R। QPSR, तो QPSR ये आना चाहिए इसका आंसर 4। अच्छा, मैं थोड़ा सा शायद आगे चला गया हूँ यहाँ पर, है ना, कोई बात नहीं, हाँ 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 हाँ, सही चल रहा है। तो यस, ये भी आ गया। फिर देखिए, हाँ, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एक्स अंडरगोज स्पॉन्टेनियस डीके इन द सीक्वेंस, ओके। जो यहाँ पर जो दिया गया देखिए x जो है z, तो z-1 हुआ है। आपको ये समझना चाहिए कि जो प्रोटॉन का नंबर जब घटता है तो z-1 वहाँ पर आता है। तो होता क्या है, प्रोटॉन मस्ट हैव गॉट कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन। तो जब ऐसा होता है तो बीटा पॉजिटिव इमिट होता है, तो यहाँ पर बीटा पॉजिटिव इमिट होना चाहिए, तब कहीं जाके प्रोटॉन का कन्वर्शन न्यूट्रॉन में हुआ है। तो एक प्रोटॉन घट गया तो z की वैल्यू आप -1 कर दो, z-1 आ गया। फिर देखिए अल्फा पार्टिकल जब आता है तो आपको 4 उसमें से और घटाना पड़ेगा, z में से आपको 4 घटाना पड़ेगा। तो देखिए z-1 -4 अगर आप कर दो तो z-3 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल आ गया, तो z-3 आ गया। अभी देखिए -3 +1 कर दूँ तो ही z-2 आ जाएगा। तो +1 कब होता है, तो जैसे जब न्यूट्रॉन का कन्वर्शन प्रोटॉन में हो जाता है, तो कब होता है न्यूट्रॉन का कन्वर्शन प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन को आप इस तरीके से मानिए कि लाइक न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, तो पॉजिटिव चार्ज भी और निगेटिव चार्ज है, तो एक निगेटिव चार्ज निकल गया तो ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसको समझ लो। तो निगेटिव चार्ज इमिट हो रहा है मतलब बीटा निगेटिव इमिट हो रहा है, तो बीटा निगेटिव आप बात कर सकते हो। तो ये आ जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, ए कप ऑफ कॉफ़ी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस इन टाइम t मिनट। तो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग वाला दिख रहा है। एंड रूम टेम्परेचर इज 20, द टाइम टेकन बाय सिमिलर कप ऑफ कॉफ़ी टू कूल फ्रॉम 80 to 60 एट रूम टेम्परेचर सेम एज 20, ओके, ठीक है। तो देखिए हम लोगों का फॉर्मूला होता है d∅/dt इज इक्वल टू k थीटा एवरेज माइनस जो होता है थीटा नॉट रूम टेम्परेचर वाला। तो d∅ मतलब क्या, 90 - 80 जो होगा वो 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम t इज इक्वल टू k। थीटा एवरेज कितना, तो 90 + 80 डिवाइडेड बाय 2 करना है आपको, तो ये आ गया 85 माइनस रूम टेम्परेचर था 25, ये इक्वेशन। फिर देखिए 80 to 60 लाया, तो 80 to 60 का डिफरेंस जो है वो 20, सॉरी मैंने यहाँ पर क्या गड़बड़ कर दिया, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, तो जो सबसे पहला जो था, हाँ, ये 90 to 80 मतलब 10 था, 90 to 80 मतलब वहाँ पर 10 था। तो और ये 80 to 60 मतलब 20 आ गया, तो 20 डिवाइडेड बाय मान लीजिए t डैश डाल देता हूँ इज इक्वल टू k। तो इसका एवरेज कितना आएगा 80 60, तो ये 70 आ जाएगा, माइनस ये आ गया 20। देखिए इसको और इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, तो ये t डैश ऊपर चला जाएगा, t डैश, और ये 10 20 तो 2t आ जाएगा इज इक्वल टू
ये आ गया 65, ये आ गया 50, तो टी डैश इज़ इक्वल टू लाइक यहाँ पर 25, तो 65/25 13/5 और टी 13/5 और टी 13/5 टी, ये आंसर मिल गया पर, राइट। चलिए 28th, और ये जो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, ये मतलब हर एक का ऑलमोस्ट हुआ होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी होती है, तो थोड़ा एग्ज़ाम का प्रेशर होता है कई बार बच्चों पे, तो शायद उनको डिसीजन लेते समय वहाँ पर दिक्कत आ जाती है, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस किए होगे तो ये पेपर ऑलमोस्ट ईजी क्वेश्चन पेपर यहाँ पर बना था। स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, देखिए स्मूथ डाल दिया, मतलब फ्रिक्शन वाला तो कॉन्सेप्ट ही अभी तक मुझे नहीं दिखा यहाँ पर, तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू 0 इफ एस एन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक इन इंटरवल n-1 एंड n, मतलब nth सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट है। एस nth वाला अगर कॉन्सेप्ट बात करो, एस nth वाला जिसको उन्होंने एस एन बोल दिया, u प्लस a/2, तो देखिए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन तो a की जगह पर g साइन थीटा आ जाएगा, तो g साइन थीटा आ जाएगा, ये रेशो है तो मैं g साइन थीटा की जगह पर a लिख देता हूँ, a/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ n-1, ठीक है। और एस n+1 की वैल्यू अगर बात करें तो a/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ n की जगह पर n+1 और यहाँ पर -1, तो एस एन डिवाइडेड बाय एस n+1 अगर देखें तो ये आ जाएगा एस एन एथ 2n-1, और नीचे देखिए ट्वाइस n+2 -1, मतलब 2n-1 और 2n+1, 2n-1 2n+1, ऑप्शन 3 होना चाहिए यहाँ पर। 29th, a capacitance C and source of voltage V is given V0 sin omega t, डिस्प्लेसमेंट करंट। चलिए ID डिस्प्लेसमेंट करंट अगर बात करें तो यहाँ पर अगर देखिए कैपेसिटर के बारे में बात करें तो देखिए Q इज इक्वल टू होता है CV, अगर बात करूँ मैं dQ/dt जिस तरीके से चार्जिंग हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा C dV/dt, तो आपको लिखना है C, यही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है यहाँ पर, तो C dV/dt अगर बात करें तो V0 ओमेगा साइन का डेरिवेटिव मतलब ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। ए पोटेंशियोमीटर ऑफ EMF 1.5 volt gives balance as 36 centimeter if another wire cell of EMF 2.5 volt replaces first and then length is, तो ये सीधे सीधे E2/E1 इज इक्वल टू L2/L1, बहुत ही सिंपल सा इंडिविजुअल मेथड वाला जो कॉन्सेप्ट था, कंपैरिजन ऑफ सेल्स बाय इंडिविजुअल मेथड, बस उसी में है। तो E2 है 2.5 और ये है 1.5, L2 डिवाइडेड बाय L1 था 36, तो ये बन गया 5/3, तो L2 हो गया 5/3 इंटू 36, ये आ गया 12, 60, तो 60 सेंटीमीटर इसका आंसर होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर इसका आंसर होना चाहिए। अभी तक तो मैं मतलब समझ रहा हूँ यहाँ पर कि बहुत ही आसान चीज़ें चल रही है ना। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन जो है ये AIEEE 2011 का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया है स्क्रू गॉज का, मतलब इसका मीनिंग ये हो रहा है कि आपको प्रीवियस ईयर्स के जो जेई वाले सिंपल क्वेश्चन होते हैं या जो AIEEE वाले क्वेश्चंस थे तो वो भी करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, या फिर नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लेवल का मुझे यहाँ पर दिख रहा है स्क्रू गॉज का, और लास्ट ईयर सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया गया था 2020 में। स्क्रू गॉज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग, तो यहाँ पर मेन स्केल का रीडिंग 0 mm है और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो 52 डिविजन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायमीटर ऑफ वायर पूछा गया है तो सबसे पहले तो लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, 1 mm है और 100 डिवीजन है, तो लिस्ट काउंट आ जाएगा इसका 1 mm डिवाइडेड बाय 100, दैट इज़ 0.01 mm, 0.01 mm। तो जो रीडिंग आ जाएगी हमारी, जो रीडिंग आ जाएगी, तो मेन स्केल रीडिंग तो 0 दिया गया है, प्लस ये 52 जो है सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 0.01 mm, तो आ गया मेरे पास 0.52 mm, 0.52 mm, तो सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दी गई है, तो यह आ जाएगा 0.052 सेंटीमीटर, 0.052 सेंटीमीटर, यह आ गया आपका आंसर, 0.052 सेंटीमीटर, यह आ गया आपका आंसर। ओके, देन फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन x डायरेक्शन
विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज कॉम्बिनेशन यूज करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है तो थोड़ा आपको कॉम्बिनेशन से ही काम करना पड़ेगा। इसमें देखिए ई बार क्रॉस बी बार जो होता है, इससे जो कोई डायरेक्शन मिलने वाली है आपको, पॉइंटिंग वेक्टर जो इससे मिलने वाला है वो मिलने वाला है कि उससे आपको डायरेक्शन मिल सकती है, इससे आपको मिल सकती है डायरेक्शन। तो इन्होंने डायरेक्शन बारे में बात करें तो प्रोपोगेशन, वेव प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, मतलब ये आई कैप की टर्म में आना जरूरी है, आई कैप की टर्म में आना जरूरी है। देखिए यहाँ पर जे कैप के कैप के काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन दिए हैं, तो आप देखिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस करके देख सकते हो। या तो फर्स्ट करो माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस जे कैप, ओके जे के दोनों माइनस अगर है मैं शुरुआत में से करके देख सकता हूँ कि जैसे माइनस जे कैप क्रॉस जे कैप तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस जे के तो माइनस आई कैप आ जाएगा, प्लस के कैप माइनस जे कैप। देखिए इसको, इस सर्कल को ध्यान में रख लीजिए, आई कैप जे कैप और यहाँ पर के कैप, तो आई जे के, तो ये क्या आ जाएगा जे कैप के कैप तो माइनस आ गया, तो के कैप माइनस जे कैप अगर बात करोगे तो के कैप जे कैप माइनस आई कैप और माइनस माइनस प्लस आई कैप, तो ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। चलिए सेकंड देखते हैं, ये भी ज़ीरो होना चाहिए। इसको देख लेता हूँ मैं ज़रा, क्या आएगा जे माइनस के माइनस जे कैप क्रॉस माइनस के कैप प्लस के कैप क्रॉस माइनस जे कैप, तो जे माइनस जे प्लस प्लस हो जाएगा, तो जे और के जो होएगा आई कैप हो जाएगा प्लस, और ये माइनस से बाहर निकल जाए तो के जे तो माइनस आई कैप आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस टू आई कैप। जी हाँ, ये बन सकता है यहाँ पर। तो थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा लास्ट में रख दिया तो बेहतर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा लास्ट में रख दो तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ 4 वी हैव टू सिलेक्ट, बाकी कोई ऑप्शन ही आपके पास नहीं होता है। तो प्लस आई कैप मुझे मिलना चाहिए, तो प्लस आई कैप मिलने के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन करके रखने पड़ेंगे आपको, तो जिसको क्रॉस प्रोडक्ट पे कमांड है वो ईजिली कर सकता है। ठीक है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज वी, the escape velocity from the surface of another planet having radius 4 times the radius of earth and same density। देखिए यहाँ पर क्लू जो है बदल दिया है यहाँ पर, क्योंकि देखिए बच्चे क्या करते हैं, escape velocity √2gm डिवाइडेड बाय r से सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी पूछा गया। तो देखिए इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर बात करें तो m जो होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। अगर मैं यहाँ पर मास को रख दूँ तो आप इजीली प्रूव कर सकते हो कि इसके वेलोसिटी, देखिए मास r³ यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, देखिए मास की जगह पर रो 4/3 पाई r³ आ जाएगा, तो ये r और ये r³ का यहाँ पर r² जो रूट के बाहर आ जाएगा तो r। तो कहीं ना कहीं आप सीधे सीधे प्रूव कर सकते हो कि इसके वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो रहा है, तो यहाँ अगर 4 टाइम्स रेडियस है तो इसके वेलोसिटी भी 4 टाइम ही होनी चाहिए, 4 टाइम्स ही होनी चाहिए, राइट। सो ये आ गया 4v। ओके, ए कॉन्वेक्स लेंस a एंड फोकल लेंथ 20 एंड कॉन्केव लेंस b of फोकल लेंथ 5 kept along the same axis with distance d between them, parallel beam of light falling on a leaves b। ओके, ये तो बहुत ही आइडियल केस है। जो आपका फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2 अगर सेपरेशन के बारे में है और पैरेलल रेस के बारे में है तो यहाँ क्या हो रहा है, पैरेलल ही लीव कर रहा है, मतलब जो ये कॉम्बिनेशन जो था, दो लेंस का जो कॉम्बिनेशन था कॉन्वेक्स और कॉन्केव का, तो ये फोकल लेंथ इसका जो बन रहा है वो इन्फिनिटी बन रहा है। तो एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी, फोकल लेंथ इन्फिनिटी है तो एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज 0, मतलब ये लेफ्ट साइड 0 है। तो ये 1/f1 तो f1 कितना, कॉन्वेक्स लेंस है तो +20, f2 -1/5 करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्केव लेंस का जो होता है फोकल लेंथ होता है निगेटिव, माइनस d डिवाइडेड बाय f1 जो है 20 है और f2 जो है वो -5 है। तो इसको ये साइड में ला लेता हूँ मैं, d माइनस 20 इंटू 5 इज इक्वल टू, देखिए 1/20 माइनस 1/5, 1/5 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, -4 है ना 20, सो -3/20, तो ये बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 3/20 इंटू 20 इंटू 5, 20 कट, ये आ गया 15, तो 15 उसका नंबर होना चाहिए। सेपरेशन मस्ट बी इक्वल टू 15, सेपरेशन मस्ट बी इक्वल टू 15, राइट। चलिए, तो सही हम लोग सही जा रहे हैं ना यहाँ पर। चलिए 35 तक आ गया मैं।
Okay. Velocity of a small ball of mass m and density d when dropped in a container filled with glycerin becomes constant after some time if the density of glycerin is d/2. Viscous force acting on the ball. जब बॉल नीचे जा रहा होता है तो उस पर हम लोग बात कर रहे हैं तो दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं. एक तो mg, दूसरा ऊपर की डायरेक्शन में विस्कस फोर्स, और जो हो रहा है अपथ्रस्ट इस तरीके से. और इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन इसका जीरो है. तो आप अगर बोलो तो mg इज इक्वल टू विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट आ जाएगा. तो विस्कस फोर्स जो है वो आएगा mg माइनस अपथ्रस्ट. तो अपथ्रस्ट कितना आना है, अपथ्रस्ट कितना आना है, राइट. तो अपथ्रस्ट देखिए कितना होता है. अपथ्रस्ट जो होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड इनटू जी. तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो d/2 है ओरिजिनल डेंसिटी से, और v इंटू जी. देखिए अगर बात करें तो d डेंसिटी ऑफ बॉल था, तो ये बॉल का अगर मास बात करें तो हम लोग डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और अगर वेट बात करें तो dvg, मतलब ये सीधे सीधे dv mg m आ जाएगा और ये g और डिवाइडेड/2. तो mg डिवाइडेड/2 आ गया, राइट. सो ये आ गया mg डिवाइडेड/2 फाइनल आंसर. तो mg डिवाइडेड/2 फाइनल आंसर, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी चलो हम लोग तो सेक्शन ए ख़त्म कर दिया, यहाँ पर सेक्शन बी पर चलते हैं. सेक्शन बी क्या दिया गया है, चलो. यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड मास 500 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ वेज. रॉड दिया गया है जिसकी लेंथ 200 सेंटीमीटर है, मास 500 ग्राम है, ठीक है. इज बैलेंस्ड ऑन अ वेज, बैलेंस कर दिया गया है 40 सेंटीमीटर मास. 2 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 20 सेंटीमीटर, ओके. एंड नॉन मास एम इज फिक्स्ड, ओके, ठीक है. नॉन मास 160 सेंटीमीटर मार्क. तो ये रॉड जो दिख रहा है, तो रॉड का सबसे पहले तो आप वेट दिखा दो, क्योंकि इन्होंने दिखाया नहीं है यहाँ पर, इन्होंने थोड़ा गेम आपका बजा दिया होगा. तो क्या है ना, रॉड 200 सेंटीमीटर का है, मतलब 100 सेंटीमीटर मार्किंग पर इसका जो वेट होगा 0.5 जी ये काम कर रहा होगा. अच्छा ये चीज़ तो पूरी बैलेंस है, तो बैलेंस है तो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट आप 0 करा सकते हो. तो देखिए 2 इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बात करें तो 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, आपको कन्वर्शन सेंटीमीटर रहने दीजिए एज इट इज़, इज इक्वल टू, ये इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, इनके बीच का डिस्टेंस है 60, तो 60 इंटू 0.5 आ जाएगा, प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर बात करें तो 120 इंटू एम आ जाएगा, क्योंकि आपको बाकी तो जी तो कैंसिल ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है. ये आ गया 40 माइनस ये आ गया 30 इज इक्वल टू 120 एम, तो ये आ गया 10 एम इज इक्वल टू 1/12, एम इज इक्वल टू 1/12 है भाई यहाँ पर आंसर. m/12 1/12 kg आ गया, ओके. फिर फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव, ओके. R करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री रिमूव, मतलब ये रिंग था, इसका इतना सेक्शन जो है ये रिमूव कर दिया, ठीक है. एंड ओके अबाउट द एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपर रिमेनिंग पार्ट about an axis passing through the center of ring and perpendicular to the plane of ring is k times mr square. देखिए रिंग को अगर ब्रेक भी कर दिया हो तो अभी इसका नया मास होगा, तो नया मास जो होगा रिंग का जो mr² हो जाएगा. लेकिन m कितना है, तो बचा हुआ जितना रिंग है, देखिए टोटल अगर मास m था तो बचा हुआ रिंग 3/4 है, तो 3/4 मास होना चाहिए. तो 3/4 m और ये r², मतलब स्मॉल m की जगह पर मैंने लिख दिया 3/4 m और r², तो 3/4 mr², तो 3/4 आना चाहिए इसका आंसर. जो k की वैल्यू उन्होंने पूछा है दैट इज 3/4 k टाइम्स mr², ये भी मिल गया, ओके. देन 38th, हाँ. ए यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12a एंड रेजिस्टेंस r इज वाउंड एज अ करंट कैरिंग कॉइल in the shape of equilateral triangle of side A and square of side A, ओके. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. अभी यहाँ क्या हो गया, 12A है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A, तो A और A मतलब 3A, तो 12A वाला वायर था, तो 3A ऐसे 4, मतलब n नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर 4 देने ज़रूरी है, क्योंकि देखिए डाइपोल यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है वो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया होता है. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में n इज इक्वल टू 4 आ गया. जब स्क्वायर बना दिया तो स्क्वायर में देखिए क्या हो गया, साइड A, तो A 4A प्लस 4A प्लस 4A प्लस 4A, मतलब यहाँ पर 3 टर्म्स आना जरूरी है, ठीक है. नंबर ऑफ टर्म्स हो गया. उसके बाद में एरिया के बारे में अगर बात करूँ तो स्क्वायर का एरिया A² आ गया. और इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो A और A है, तो ये हाइट हो गई,
तो हाइट जो है वो √3/2a होती है यहाँ पर, राइट, √3/2a होती है। तो एरिया अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का बात करें तो हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है √3/2a हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। तो अभी हम लोग को रेशो पूछा गया है, रेशो मतलब ईच टर्म के बारे में पूछा गया है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बात करें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स है 4, नंबर ऑफ टर्न्स है 4, राइट। एन आई इंटू एरिया अगर बात करें तो यहाँ पर 1/4 √3 इंटू ए स्क्वायर, तो 4 कैंसिल हो गया, तो √3a², तो √3ia², ठीक है, ये सिंपल था। और स्क्वायर के बारे में बात करें तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स 3, करंट इंटू एरिया था a², तो 3ia², ये दिख रहा है, √3ia² और 3ia²। ये बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा दिखने के बाद थोड़ा लगता है कि यार ये कुछ डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। ए बॉल ऑफ मास 0.15 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है, स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट, रिबाउंड्स टू द सेम हाइट, ओके, मतलब इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड, देखिए ग्राउंड पर जब ये गिर रहा है तो ग्राउंड पर गिरते समय उसके पास जो स्पीड है वो है √2gh, ये तो सिंपल लॉजिक बन रहा है। √2gh, √2g है मतलब 10 और हाइट जो दिया गया है वो 10 मीटर, तो √200, √200 मतलब लाइक 10√2 आप बोल सकते हो इसको। तो यह आ गया 10√2। चेंज अगर बात करें तो चेंज मतलब नीचे की डायरेक्शन और ऊपर की डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में नीचे का डायरेक्शन में 10√2 और जब बाउंस हो रहा है तो ऊपर की डायरेक्शन, तो चेंज जो आ जाएगा वो डबल आ जाएगा, मतलब ट्वाइस ऑफ 10√2 आ जाएगा। अभी इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है, तो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी में डाल देता हूँ, तो मास है 0.15 और ये 20√2 अगर बात करें तो ये आ जाएगा 3√2 मतलब 1.414 या फिर 1.4 ले लो आप यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 4.2, 4.2 ये आपका आंसर यहाँ पर मिल चुका है, राइट। ओके, तो अभी यार क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए हम लोग, बस थोड़ा सा ही दूर है, बस थोड़ा टाइम लगेगा हमको यहाँ पर। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, यहाँ पर 60 सेंटीमीटर पर, चलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट ही रखा है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया है, 60 सेंटीमीटर पर, एंड कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दिया गया, प्लेन मिरर पुट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सबसे पहले इसकी इमेज हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, तो 1/v माइनस 1/u जो है वो 60 सेंटीमीटर पर है, मतलब -60 इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है +30, सो 1/v ये आ गया 1/30, माइनस माइनस प्लस उस साइड में -1/60, तो 1/v इज इक्वल टू 2 बाय मतलब 1/60, तो v इक्वल टू आ गया 60 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो इमेज होगी वो यहाँ पर देखिए 40 और यहाँ पर इसकी पहली इमेज तैयार हो जाएगी, जो कि यहाँ पर अगर बात करें तो ये इमेज है जो इसके अंदर होनी चाहिए थी, तो ये मिरर के लिए वर्चुअल है, फॉर मिरर, ठीक है, ये इस तरीके से आएगी। और आपको पता है कि जिस तरीके से यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, तो इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये। मिरर की प्रॉपर्टी ये होती है कि मिरर के जितने अंदर ऑब्जेक्ट होता है, जितने अंदर हमको इमेज दिखती है उतने ही दूर उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है, जो पहली इमेज क्रिएट कर दी है लेंस ने, वो मिरर के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट से हमें जो इमेज मिलने वाली है वो मिलने वाली है रियल इमेज। कितना डिस्टेंस पर, तो ये देखिए ये 60 सेंटीमीटर था, मतलब ये 20 सेंटीमीटर बन रहा है, तो यहाँ से इमेज जो बनेगी वो 20 सेंटीमीटर बनेगी, तो 20 सेंटीमीटर पर रियल इमेज बनेगी, 20 सेंटीमीटर पर रियल इमेज बनने वाली है, इट वुड बी अ रियल इमेज, ठीक है। तो ये सेकंड यहाँ पर आना चाहिए, ओके। देन two conducting circular loops of radius r1 r2 are placed in the same plane with their centers coinciding if r1 greater than r2, तो ये r1 हो गया और ये यहाँ पर r2 हो गया, ठीक है, ये जो था पहला r1 था।
म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात करें तो कैसे होगा, मान लीजिए कि जो R1 है उसमें से करंट पास हो रहा है, तो करंट उसमें से पास हो रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, उसने मैग्नेटिक फील्ड बना ली, तो मैग्नेटिक फील्ड बना लिए B1, मैग्नेटिक फील्ड जो है बनाई B1, लेकिन जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो सेकंड कॉइल के साथ कितना है, सेकंड कॉइल के साथ कितना है, देखिए जो करंट पास हो रहा है वो फर्स्ट कॉइल में से पास हो रहा है, तो उसके जैसे जो फ्लक्स बन रहा है वो ठीक है, वो पूरा के पूरा फ्लक्स बन रहा होगा, इसने मैग्नेटिक फील्ड बनवा ली है, उसको मैं B1 बोल दूंगा, लेकिन फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकंड कॉइल इज डिपेंडिंग ऑन इट्स एरिया, सो A2, B1 कितना है, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई R1 और एरिया पाई R2 का स्क्वायर, सो फाई इज इक्वल टू होता है, देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला होता है M इंटू आई, तो M वाली वैल्यू अगर बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 इस तरीके से मिल सकती है, R2 स्क्वायर बाय R1, R2 स्क्वायर बाय R1, R2 स्क्वायर बाय R1 ये होना चाहिए। ओके फिर अ पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v इक्वल टू k टाइम्स वी ई फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द मैक्सिमम हाइट अटेंड, ओके, h का एक फार्मूला आप ध्यान में रख लो, r v स्क्वायर बाय वी स्क्वायर माइनस सॉरी वी ई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इस फार्मूले को आप ध्यान में रख लो, तो h इज इक्वल टू r, v तो k टाइम्स v है तो k स्क्वायर वी ई स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वी ई का स्क्वायर है तो वी ई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वी ई का स्क्वायर, तो यहाँ पर h इज इक्वल टू आ जाएगा आर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस के स्क्वायर, आर के स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस के स्क्वायर, तो ये वन इक्वेशन यहाँ पर आना चाहिए 42, ये बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है जिसको आप ध्यान में रख सकते हो, ग्रेविटेशन में आता है ये। फिर देखिए 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट, ओके, दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, दे कैलकुलेट द पोटेंशियल के बारे में पूछा गया है, तो पोटेंशियल जो होता है वो होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, सो पोटेंशियल अगर बात करें कॉन्जर्वेशन के बारे में तो लाइक कैपिटल क्यू इज इक्वल टू एन टाइम स्मॉल क्यू, क्योंकि देखिए छोटे छोटे जो ड्रॉप्स है आर चार्ज एट 220 वोल्ट, तो ठीक है 220 वोल्ट भी दिया है, वोल्टेज जो दिया है, तो चार्ज सब पे सेम हो गया, जब कंबाइन कर दिया तो कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज बन गया। रेडियस का रिलेशन आपको पता होगा, आपने सरफेस टेंशन में पढ़ा होगा, तो आर इज इक्वल टू n पावर 1/3 टाइम्स स्मॉल आर होना चाहिए, सो पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप इज इक्वल टू लार्ज ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप, लार्ज ड्रॉप का रेडियस स्मॉल ड्रॉप का रेडियस, तो यहाँ पर Q/Q n आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1/n पावर 1/3, तो ये ऊपर चला गया तो n पावर 2/3, सो पोटेंशियल ऑफ लार्ज इज इक्वल टू n पावर 2/3, तो 27 था, 27 मतलब 2/3 वो निकल गया वहाँ से 2/3, सो 4 इंटू 220, हाँ नहीं सॉरी 3 पावर एक्सट्रीमली सॉरी 3 पावर आना चाहिए ना, यहाँ से थोड़ा मेरा गड़बड़ हो गया, रुकना चाहिए मुझे यहाँ पर, देखो 27 3 पावर 3 ओके 3 पावर 3 मतलब ऐसे हो जाएगा 3 पावर 3 और यहाँ पर 2/3, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर मतलब 9 और वॉल्यूम स्मॉल था 220, 1980 इसका आंसर यहाँ पर मिलेगा, 1980 आंसर मिलेगा यहाँ पर, ओके चलिए। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू एन AC सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट इज मेड टू ऑपरेट एट 11 वोल्ट एंड 44 वैट लैम्प, ओके, मतलब जो ऑपरेट करना है तो वो 44 वैट वाला लैम्प है, इग्नोरिंग पावर लॉसेस, आइडियल दिया गया है, व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी, तो सिंपल सी बात है ईटा 1 दिया गया है तो P in मस्ट बी इक्वल टू P आउट, आउटपुट कितना चाहिए मुझे 44 वैट चाहिए, इनपुट कितना है तो 220 वोल्ट इनपुट है, तो मल्टीप्लाई बाय करंट इनपुट जो होगा प्राइमरी में तो वो IP, तो IP इज इक्वल टू आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 220, तो 1/50 मतलब 0.2 आना चाहिए, 0.2 एम्पियर, राइट 0.2 एम्पियर, चलिए।
फिर 45, ए सीरीज LCR सर्किट कंटेनिंग 5 हेनरी इंडक्टर 80 माइक्रोफैरड कैपेसिटर 40 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड to 230 volt variable frequency as AC source. Angular frequency of source at which power transfer to circuit is half the power at resonant. Okay, so half के बारे में अगर बात करें हम लोग तो ये दो चीज़ें होती है यहाँ पर, ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होता है, ये जो होता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी माइनस R/L होता है, R/2L होता है, ये होता है ओमेगा R प्लस R/2L होता है, और ये जो होती है सेंट्रल वाली ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले तो ओमेगा R निकालना है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कितना है, तो 1/√LC, 1/√LC। तो LC कितना है, तो L दिया गया है और C दिया गया है, 1/580 माइक्रोफैरड 10⁻⁻⁶। तो यह आ गया 400/20 10⁻⁻3 10⁻3 1000 डिवाइडेड बाई 20, मतलब ये आ गया 50। सो ओमेगा R आ गया 50। ओके, फिर देखिए R/2L रेजिस्टेंस है 40 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ L है 50, तो ये आ गया यहाँ पर 4। तो 50 देखिए ये आ गया, और R/2L तो 50 + 4 54 और 50 - 4 46। तो फोर्थ ऑप्शन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए 45 का। फिर देखिए फॉर अ सर्किट गिवन द इनपुट डिजिटल, ओके, तो ये काफ़ी लेंदी, मतलब सेक्शन भी थोड़ा सा लेंदी बनाया गया है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। व्हाट शुड बी द आउटपुट एट वाई, तो यहाँ पर सर्किट में थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ पर नैंड गेट डाल दिया और ऊपर एंड गेट डाल दिया और यहाँ पर और गेट डाल दिया। तो इसको पहले देख लो, 0 1 0 1 0 1 0, ये आ गया 0 0 1 1 0 0, ये 0। फिर C जो है ये 1 1 0 0 1 1 1। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, देखिए अगर इसको मैं 0 0 डाल देता हूँ, 0 0, A और B 0 0 डाल देता हूँ, तो 0 0 0 आ जाएगा। और B C अगर बात करें तो ये 0 और 1 है, तो 0 और 1 आ जाएगा, 0 1। देखिए 0 1 अंदर 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आउटपुट 1 आ जाता है, तो 1 + 0 1 आ गया, ठीक है। तो 1 आ गया, सबसे पहले तो 1 आ गया। तो 1 में बात करें तो या तो ये 1 हो सकता है, ये 5 वोल्ट दिया गया है, मतलब इसको बेस लाइन से अगर आप बात करें तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऑप्शन होते हैं। तो 1 या तो फिर 3 या तो फिर 4, ये दो ऑप्शन बन सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर दिया गया है 1 0, तो 1 0 और फिर 1, तो 1 0 का आ गया 0, और ये 0 1 का आ गया 1 1 का आ गया 0 0 + 0, हाँ नहीं 1 0 0 0 0 × 1 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट आ गया 1, तो यहाँ पर आ गया 1, तो यहाँ पर आ गया 1, तो यहाँ पर आ गया 0, मतलब 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अभी आप आगे का करके देख सकते हो, क्योंकि यहीं पर तो पूरा गेम खत्म हो गया, आपको सीधे सीधे ध्यान में आ गया कि ये 3 ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि 3 में 1 1 आ रहा है। तो उसके बाद में अगर देखोगे तो देखो ना कैसे हो रहा है कि ए में देखिए 1 0 0 1 1 1, बस ये थर्ड ही केस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे 1 0 आ गया, तो 1 1 अगर बात करते 1 1, तो 1 1 1 आ गया, लेकिन नीचे क्या आ गया 1 0 1 आ गया, तो 1 1 1 ही आने वाला है। तो कोई भी आप कॉम्बिनेशन कर लो तो आपका आउटपुट 1 मिलने वाला है, मतलब 3 इसका आंसर आना चाहिए, 3 आंसर आना चाहिए। 47 3 resistors having R1 R2 and R3 are connected as shown in the figure, the ratio I3/I1 I3 and I1। ओके, देखिए जो मेन करंट होता है इसमें आप थंब रूल यूज़ कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन I3 के बारे में पूछा गया है, तो I3 = मेन करंट है I1, तो I3 अगर बात करें तो I3 के अपोजिट, मतलब इस रेजिस्टेंस के अपोजिट जो है वो R2 है, तो R2 डिवाइडेड बाय R2 + R3 कर देना है बस।
तो रेशो I3 डिवाइडेड बाय I1 पूछा गया है, तो ये आ गया R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3, R2 प्लस R3 मतलब R2 बाय R2 प्लस R3 थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, राइट। ठीक है, उसके बाद में A car starts from rest and accelerates at 5 meter per square second at t equal to 4 second. A ball is dropped out of window by person sitting in the car. Okay, what is the velocity and acceleration at t equal to 6 second? जब बॉल को छोड़ दिया, देखिए 4th सेकंड पर स्पीड कितना था कार का, एट 4th सेकंड, सो v इक्वल टू u प्लस 80, 5 इंटू 4 दैट इज इट इज़ 20 मीटर पर सेकंड। तो जब कार को 20 मीटर पर सेकंड स्पीड मिल गया तब इस बॉल को रिलीज कर दिया। अब यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हो जाता है, तो ये टाइम जीरो हो गया यहाँ पर। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर दिए, तो बॉल को 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड है। जैसे जैसे ये नीचे आएगा उसका वर्टिकल स्पीड भी बढ़ते जाएगा। तो 2 सेकंड बाद अगर बात करो तो जी इंटू टी, तो 2 सेकंड बाद, क्योंकि देखिए 4 सेकंड में छोड़ दिया बॉल को, अभी बॉल छोड़ दिया तो ये नया क्वेश्चन शुरू हो गया। यहाँ से आप बात करो तो यहाँ से 2 सेकंड बाद, तो जी इंटू टी मतलब यहाँ आ गया 20, तो दोनों का मिलाकर आ गया 20√2। ये इसका स्पीड होना चाहिए उस समय का, रिजल्टेंट स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड 20, वर्टिकल स्पीड 20, उसका रिजल्टेंट जो होगा वो 20 होना चाहिए, 20√2 होना चाहिए। और जैसे कि बॉल अभी एयर में है, मतलब उस पर कोई इंजन या कोई सिस्टम काम नहीं कर रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही उस पर काम करने वाली है। तो इसका आंसर बन रहा है 20√2 और ये 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, चलिए 49, ए पार्टिकल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with a uniform speed takes a time t to complete one revolution. The time t twice pi r divided by v, या फिर v is equal to twice pi r divided by t, right? ये होना चाहिए कंप्लीट। इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, इसी स्पीड से थ्रो कर दिया एट एन एंगल थीटा, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट इज इक्वल टू r। r मतलब रेडियस दिया गया है, तो हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस h इंटू जी डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर आना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस, h का मतलब दिया है यहाँ पर इन्होंने 4r, और u का मतलब, u मतलब यहाँ पर जो v बन रहा है वही था, तो उसका स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, और यहाँ पर g, तो 4 कैंसिल हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लाइक 2r t स्क्वायर g, हाँ, और हाँ यहाँ पर मुझे कैपिटल R डालना ज़रूरी था, कैपिटल R डालना ज़रूरी था। तो कैपिटल R का स्क्वायर और एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कैपिटल R नीचे आ गया, पाई स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर कुछ बन रहा है साइन थीटा ट्वाइस टी स्क्वायर जी, 2t स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय r पाई स्क्वायर, इसका पावर 1/2, सो 2 ट्वाइस टी जी स्क्वायर ट्वाइस जी टी स्क्वायर r पाई स्क्वायर पावर 1/2, और थीटा इज इक्वल टू, तो आंसर 1 उसका होना चाहिए, इसका आंसर 1 होना चाहिए, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर आते हैं। इन द प्रोडक्ट, यह बहुत ही दिक्कत वाला क्वेश्चन दिख रहा है। इन द प्रोडक्ट क्यू वी बार क्रॉस बी बार दिया गया है, क्यू वी बार क्रॉस ओके, एंड क्यू इक्वल टू 1, वी बार इज गिवन एंड एफ बार इज गिवन, व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर बी बार। जैसे मैंने आपको उस समय ई बार क्रॉस बी बार वाला बताया था ना, बस उसी तरीके से ये दिमाग का दही करने वाला क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन छोड़ना ही काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर काम करना पड़ेगा, या फिर कुछ इस तरीके से। देखिए एफ बार इज इक्वल टू होता है क्यू वी बार क्रॉस बी बार, तो वी बार क्रॉस बी बार, तो क्यू तो 1 वैल्यू आ गया, और वी बार क्रॉस बी बार मतलब आई कैप जे कैप के कैप ये आ गया, और वी बार मतलब 2 4 6, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी एक्स बी वाई बी जेड। तो इसको मैं पहले सॉल्व कर दूंगा, जैसे आई कैप, तो ये आ गया 4 बी जेड माइनस 6 बी वाई माइनस जे कैप ट्वाइस ऑफ बी जेड माइनस 6 ऑफ बी एक्स प्लस के कैप, राइट, के कैप, तो ट्वाइस ऑफ बी वाई माइनस 4 टाइम्स बी एक्स, कुछ इस तरीके से आना चाहिए, राइट है ना। ठीक है, आई कैप 4 बी जेड 6 बी वाई जे कैप माइनस के साथ में, फिर 2 बी जेड 6 बी एक्स के कैप 2 बी वाई 4 बी एक्स। अभी इसको क्या करना होगा, एफ बार की वैल्यू में पता है 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप और 12,
राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइक 4bz माइनस 6by इज इक्वल टू 4 डालना पड़ेगा, फिर ट्वाइस ऑफ bz माइनस 6 ऑफ bx इज इक्वल टू कितना डालना पड़ेगा, -20 डालना पड़ेगा। तो ये माइनस के साथ में था तो माइनस माइनस, ठीक है, माइनस के साथ में। तो फिर आ गया ट्वाइस ऑफ by माइनस 4bx इज इक्वल टू, फिर डालना पड़ेगा मुझे यहाँ पर 12। तो कुछ इस तरीके से भी साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया, आप सॉल्व करते बैठो। या फिर एक ऐसा करना पड़ेगा, आपको अलग अलग वैल्यूज़ रख के देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा मतलब क्या है, जैसे देख लीजिए आई कैप, जे कैप, के कैप, कुछ इस तरीके से करो आप। और लाइक 2 4 और कितना था यहाँ पर 6। अभी देखिए मान लीजिए कोई एक वैल्यू रख देता हूँ मैं, जैसे 6 और -8 रख देता हूँ। तो सबसे पहले एक ही वैल्यू आप निकाल के देखो जो जैसे कि आती है कि नहीं। तो जैसे आई कैप अगर निकालता हूँ मैं तो -32 -36, तो ये कितना आ गया, ये बढ़ गई वैल्यू, मतलब ये तो इक्वेशन नहीं आने वाला है। तो चलो ये भी इसको निकाल देते हैं। फिर देखना है आपको, जैसे -8 -6, तो आई कैप ही निकाल के देखो, -24 प्लस 48, तो ये कितना बन रहा है 24 48, तो 24 बन रहा है। तो देखिए फोर्स में जो है, फोर्स में मुझे यहाँ पर 4 मिलना चाहिए, एटलीस्ट उतना तो मिलना चाहिए शुरुआत में। तो हम लोग बाकी गेस वर्क कर सकते हैं। फिर देखिए क्या करते हैं, लाइक -6 और -8, तो आई कैप निकाल के देखता हूँ मैं, -32, ये प्लस आ जाएगा 36, तो कितना आ गया आई कैप, ये 4 आ गया। तो यहाँ पर कुछ बन सकता है, यहाँ पर कुछ बन सकता है 4 आई कैप, ये कुछ बन सकता है। तो देखिए जे कैप भी निकाल के देखता हूँ मैं। तो जे कैप अगर बात करूँ मैं तो लाइक माइनस जे कैप आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो माइनस जे कैप -16 एंड 36, तो ये +20, तो -20 जे कैप है क्या, देख लो है। चलो भाई मिल गया मिल गया मिल गया, आंसर मुझे मिल गया। तो ये जो है, या इसका आंसर आना चाहिए 3rd। तो आपको जो देखिए, एक तो ये ऐसा करो, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो, काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, या फिर इसको आपको जिस तरीके से सॉल्व करो, मतलब शॉर्ट मेथड में। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, और जो इलेक्ट्रॉन ई बार क्रॉस बी बार वाला क्वेश्चन था, तो बस इसको ना आखिरी टाइम देना है, उसको पहले बीच में सॉल्व नहीं करना है, इसको आखिरी में ही सॉल्व करना होता है जब आपको टाइम बच जाता है तब। ठीक है, चलिए, थैंक यू।